नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब भी आपको बेरोजगारी से परेशान कोई युवा मिले, ऐसा कोई मिले जिनकी सैलरी कम हो गई हो या जिनका बिजनेस नहीं चल रहा हो और सभी पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से परेशान हो, तो आप उनकी बेचैनी सिर्फ एक लाइन से दूर कर सकते हैं। उनके कान में धीरे से कहिए, कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं है। उनका चेहरा खिल जाएगा। इसे सुनते ही जो पब्लिक 100 रुपए लीटर पेट्रोल भराने से परेशान थी, 114 रुपए लीटर पेट्रोल भराने लग जाएगी और कहेगी, जाने दीजिए, कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं है। लोग मारे खुशी के बालकनी में थाली पीटने आ जाएंगे। आखिर भारत की गरीब निम्न मध्यम वर्गीय जनता ने 114 से 119 रुपए लीटर पेट्रोल भराकर इस बात को साबित किया है कि अगर कोई दूसरा विकल्प ना हो तो वह 200 रुपए लीटर पेट्रोल आराम से खरीद सकती है। इतनी समझदार जनता को मंत्री भी वही बात समझा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स इसलिए अधिक है क्योंकि मुफ्त वैक्सीन दिया जा रहा है, मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। करोड़ों रुपए खर्च कर देश भर में लगे इस होर्डिंग ने जनता को ठीक से समझाया है कि टीका मुफ्त लगा है और इसके लिए धन्यवाद मोदी जी कहना है। तभी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने याद दिला दिया कि यह इतना भी मुफ्त नहीं है। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स इसलिए अधिक है क्योंकि टीका मुफ्त है, अनाज मुफ्त है। 6 महीने के दौरान हुए पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों तेल के दाम और अन्य चीजों की महंगाई का खर्चा जोड़िए। आपसे कह रहा हूं, पता चलेगा कि आपने कई हजार रुपए इसके नाम पर सरकार को दे दिए, जबकि 500,000 का टीका लगा लेते तो वो सस्ता पड़ता। Now, I'm not the finance minister, therefore I don't think that's an appropriate answer for me to give. But all I can tell you, and because it's relevant here, that the 32 rupees a litre that we collect provides us the ability to provide all these welfare services, including 1 billion vaccine. मतलब गरीब की ऊपर वाली जेब से 100 रुपया निकालकर नीचे वाली जेब में 10 रुपया डालकर सरकार कह रही है हम उनका कल्याण कर रहे हैं। मंत्री जी अगर यही बात कॉरपोरेट को कहते कि हमने जो टैक्स कम किया था आपका, उसे फिर से बहाल कर रहे हैं ताकि गरीब जनता को ज्यादा राहत दे सके, लेकिन वे ऐसी बात कभी नहीं करेंगे। सरकार यह नहीं बता रही कि कितने लोगों ने पैसे देकर टीके लगाए हैं, उसके पास डेटा नहीं है। सरकार यह बात कैसे कह सकती है? प्राइवेट सेक्टर के लिए 25% का कोटा तो सरकार ने तय किया, तो सरकार को कैसे नहीं पता कि कितना टीका प्राइवेट सेक्टर ने लिया? प्राइवेट अस्पतालों में भी टीका लगाने पर सर्टिफिकेट कोविन की साइट से ही मिलता है। तब प्राइवेट अस्पताल क्यों नहीं बता रहे कि कितनों को टीका लगाया? क्या प्राइवेट अस्पताल टीके का रिकॉर्ड ही नहीं रखते हैं? इतना गोरख धंधा चल रहा है इस देश में। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट दो ही तो कंपनियां हैं। क्या दो कंपनियों से हम ये नहीं जान सकते कि इन्होंने प्राइवेट अस्पतालों को कितना टीका दिया? तो फिर सरकार कैसे कह सकती है कि उसके पास डेटा नहीं है? मगर फ्री वैक्सीन का पोस्टर हर जगह है। जिन लोगों ने पैसे देकर टीके लगाए हैं, क्या उन्हें भी मुफ्त टीका में गिना जा रहा है? ब्रिटेन में उल्टा हो रहा है। ब्रिटेन के 30 करोड़पतियों ने, मिलियनेयर ने सरकार को पत्र लिखा है कि अगर सरकार कोविड की चुनौतियों का सामना करने के लिए पैसे की तंगी का सामना कर रही है तो वह हम अमीरों पर टैक्स बढ़ा दे, कम कमाने वाले और नौजवानों पर इसका बोझ न डाले। गार्डियन में छपी इस खबर को भारत के अमीर पसंद नहीं करेंगे, डिसलाइक करेंगे, और गरीब परवाह नहीं करेंगे क्योंकि वे अच्छी तरह जान गए हैं कि कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं है। खैर, इस खबर के मुताबिक 30 करोड़पतियों ने वित्त मंत्री को पत्र लिखा है कि अमीर ही टैक्स दे सकते हैं, इसलिए अमीरों पर टैक्स बढ़े। अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारियों, सफाई कर्मियों, शिक्षकों पर भार नहीं पड़ना चाहिए। अमीरी पर टैक्स लगाइए। ब्रिटेन के अमीर समझ रहे हैं कि अगर गरीबों पर बोझ पड़ा, आर्थिक असमानता और बढ़ी तो समाज में अस्थिरता फैलेगी, जिससे आर्थिक विकास पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए अमीरों पर टैक्स लगाकर गरीबों का भला किया जाना चाहिए। भारत में गरीबों पर टैक्स का बोझ है, ब्रिटेन में टैक्स का बोझ गरीबों पर ना पड़े, इसलिए अमीर ही मांग कर रहे हैं कि अमीरों पर टैक्स लगाइए। गार्डियन वाली इस खबर को पढ़ते पढ़ते हमें एक आंदोलन के बारे में पता चला, देशभक्त करोड़पति आंदोलन।
progresspartners.org पर इस आंदोलन की जानकारी मिली। इसमें कॉरपोरेट से ही जुड़े लोग हैं जो मानते हैं कि जब तक पैसा आम लोगों के हाथ में नहीं पहुंचेगा, अर्थव्यवस्था को गति नहीं मिलेगी। लोगों को गरीब बनाकर अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। इस वेबसाइट पर लिखा है कि हम इस बात को गलत मानते हैं कि अमीर व्यक्ति और कॉरपोरेट टैक्स से बचने के लिए अपनी पूंजी बाहर के देशों में बेनामी तरीके से रखते हैं। इस कारण खरबों डॉलर दूसरे देशों में जमा हैं और असमानता बढ़ती जा रही है। भारत के भी अमीर टैक्स बचाने के लिए भारत से बाहर पैसा भेज रहे हैं, जिसके बारे में कई दिनों से इंडियन एक्सप्रेस में खबरें छप रही हैं। अच्छा है कि हिंदी अखबारों और चैनलों के जरिए आप ऐसी खबरों को नहीं पढ़ते हैं, वरना आपकी इस खुशी पर पानी फिर जाएगा कि एक तरफ आप टैक्स के कारण गरीब हुए जा रहे हैं, दूसरी तरफ देशभक्त अमीर लोग टैक्स बचाकर बाहर पैसा भेज रहे हैं ताकि वे और अमीर हो जाएं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में 300 से अधिक भारतीयों के नाम हैं। टैक्स बचाने वाले नवरत्नों में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर भी हैं। ये लोग भारत में नहीं, बलीज में पैसा रखते हैं। बलीज किन्ने है, गूगलवा में खोज लीजिएगा। भारत में ऐसी खबर पर कोई हलचल नहीं, जबकि ब्रिटेन के अमीर ही इस पर्दाफाश का हवाला दे रहे हैं और सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं कि टैक्स बचाने के लिए बाहर के देशों में इतना पैसा रखना गलत है, इससे जनता और गरीब होगी। अर्थव्यवस्था में दो तरह के टैक्स होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष कर होता है और एक अप्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर तो बहुत ज्यादा लोग नहीं देते हैं। अभी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ जो 1.5 करोड़ लोग हैं जो प्रत्यक्ष कर के दायरे में आते हैं, और टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हो सकता है 5 करोड़ हो, पर जो इफेक्टिव टैक्स देने वाले हैं वो तो 1.5 करोड़ ही हैं। वो ज्यादातर अमीर होते हैं और अपर मिडिल क्लास के होते हैं। मिडिल क्लास का जो होता है उसके ऊपर बोझ पड़ता है अप्रत्यक्ष कर का। तो जो पेट्रोलियम के पदार्थ हैं उन पे जो टैक्स पड़ रहा है इस समय, एक्साइज ड्यूटी है, वैट है, वो ज्यादातर जो है वो गरीब आदमी और मिडिल क्लास का पे कर रहा है। तो हमको अपने प्रत्यक्ष कर बढ़ा देने चाहिए और अप्रत्यक्ष कर हैं वो कम कर देने चाहिए। और जो आपने बात बताई कि जो ब्रिटेन के अमीर हैं, ये बात तो पिछले 8 साल से चल रही है। अमेरिका में जो बहुत ही अति अमीर लोग हैं, जैसे कि वॉरेन बुफे हैं, जॉर्ज सोरोस वगैरह हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कैपिटलिज्म को सरवाइव करना है तो फिर कैपिटलिज्म में जो अमीर को जो टैक्स पे करना चाहिए। और क्योंकि उन्होंने बताया कि जो उनकी सेक्रेटरी है उसका जो टैक्स रेट है वो उनके टैक्स रेट से ज़्यादा है, क्योंकि अमीर को तो बहुत सारे कंसेशन मिल जाते हैं, डिडक्शन मिल जाते हैं, तो उससे वो ज़्यादा टैक्स नहीं पे करते। तो ये बात पिछले 8 साल से चल रही है, जिसको जर्मनी के अमीर ने, फ्रांस के अमीर ने, इटली के अमीर ने और अब ब्रिटेन के अमीर ने इसको सपोर्ट किया है। लेकिन हमने देखा कि हमारे देश में ये बात नहीं हो रही है। हमारे यहाँ जो अप्रत्यक्ष कर है उसी पे हम ज़्यादा निर्भर हैं, और उसका बोझ तो जो गरीब आदमी है और जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर पड़ता है। गरीबों की जेब से पैसे निकालकर गरीबी दूर करने का यह जादू वाकई कमाल का है, दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं है। इसलिए भारत की जनता को बधाई दी जानी चाहिए, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं है। अब आते हैं आर्यन खान की खबर पर। इस खबर के बहाने नौकरशाही के भीतर के कंकाल जिस तरह से बाहर आ रहे हैं, उससे आपको चिंतित होने की जरूरत है। चूंकि कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, इसलिए आप इस प्रसंग को भूल गए होंगे जब सीबीआई के दफ्तर को दिल्ली पुलिस से घेरवाया गया था और देर रात नए निदेशक को कुर्सी पर बिठाया गया। तब सीबीआई के 2 बड़े अफसर एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, एक दूसरे को गिरफ्तार करवाने पर आमादा हो गए थे। दोनों ही किसी के करीबी थे, लेकिन आपस में दुश्मनी हो गई, ठीक उसी तरह जैसे फिल्मों में लूट के माल को लेकर गैंग में झगड़ा हो जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के प्रसंग में भी देश की संस्थाएं अपने राजनीतिक आका के लिए आपस में झगड़ती नजर आईं। मुंबई पुलिस डाल तो बिहार पुलिस पात। मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे परमवीर सिंह कहां हैं किसी को पता नहीं। किसी के जरिए कोर्ट से कहलवा दिया है हलफनामा देकर कि वे अदालत की कार्रवाई के लिए निजी तौर पर हाजिर नहीं होंगे। जांच आयोग के सामने हाजिर होने के लिए उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है। क्या ऐसा ही कुछ आर्यन खान के मामले में हो रहा है? हर दिन कुछ नया आरोप आता है और यह मामला और संदिग्ध हो जाता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निदेशक समीर वानखेड़े अफसर पर जिस तरह के आरोप लगे हैं उसमें राजनीति तो होगी ही, लेकिन अगर वे आरोप सही हैं तो कितना भयानक है कि फर्जी गवाहों को खड़ा कर किसी नौजवान की जिंदगी से खेला जा रहा है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह अपनी रिपोर्ट में इसकी पड़ताल कर रहे हैं कि क्या आर्यन खान को फंसाया गया है।
अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तारी के बाद जब 3 अक्टूबर को पहली बार रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के पास लाया गया, तब एनसीबी ने सिर्फ 2 दिन की रिमांड मांगी थी। केस में तब तक एनडीपीएस कानून के तहत साजिश की धारा 29 भी नहीं लगी थी। इसी आधार पर मजिस्ट्रेट ने आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को सिर्फ 1 दिन यानी 4 अक्टूबर तक एनसीबी रिमांड पर भेजा था। खास बात है कि आर्यन के वकील सतीश माने शिंदे ने भी आर्यन को 1 दिन की रिमांड का विरोध नहीं किया था। शायद उन्हें भी उम्मीद थी कि दूसरे दिन न्यायिक हिरासत मिलते ही जमानत मिल जाएगी और आर्यन जेल जाने से बच जाएंगे। अब सवाल यह है कि रात भर में ही ऐसा क्या खेल हुआ कि दूसरे दिन एनसीबी ने आरोप बढ़ा दिए। आर्यन और अन्य आरोपियों के खिलाफ साजिश की धारा 29 लग गई, जबकि आर्यन खान के पास से 1 ग्राम ड्रग्स भी बरामद नहीं हुआ था, न ही उसने ड्रग्स का सेवन किया था। बाकी आरोपियों में से भी वो अरबाज मर्चेंट के अलावा किसी और को जानता तक नहीं था, लेकिन एनसीबी ने उसके 2 से 3 साल पुराने व्हाट्सएप चैट के आधार पर उसे इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से जोड़ दिया और जांच के लिए 11 अक्टूबर तक हिरासत मांग ली। 4 अक्टूबर को कोर्ट में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के साथ खुद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह भी मौजूद थे, जो अमूमन होता नहीं है। नतीजा आर्यन सहित अरबाज और मुनमुन धमेचा की एनसीबी रिमांड 7 अक्टूबर तक के लिए बढ़ गई। हैरानी की बात है कि उसके तुरंत बाद ही इसी केस में आरोपी विक्रांत चोकर, मोहक जायसवाल, इस्मित सिंह, गोमित चोपड़ा और नुपुर सतीजा को भी रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन तब तक एएसजी अनिल सिंह और जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दोनों कोर्ट से जा चुके थे। जबकि एनसीबी की दलील है कि ये सभी आरोपी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पूरा केस एक है, इसलिए इनकी भूमिका को अलग अलग कर नहीं देखा जाना चाहिए। खास बात है कि उन 5 में से 4 आरोपी वो थे जिनके कॉर्डेलिया क्रूज शिप पर आने की सूचना इन्फॉर्मर मनीष भानुशाली और दागदार पंच किरण गोसावी ने दी थी, और वो चारों ड्रग्स के साथ वहाँ पकड़े भी गए थे। मतलब साफ है कि एनसीबी का पूरा जोर ड्रग कार्टेल्स के आरोपियों की बजाय आर्यन खान की रिमांड बढ़ाने पर दिखा, और जिसका नतीजा भी सामने आया कि पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट और बाद में सेशंस कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस बीच अपने दामाद समीर खान की गिरफ्तारी से आहत एनसीपी प्रवक्ता और ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने 2 अक्टूबर को हिरासत में आर्यन खान के साथ सेल्फी लेने वाले शख्स किरण गोसावी की असली पहचान उजागर की और मामले में बीजेपी कार्यकर्ता मनीष भानुशाली के शामिल होने का खुलासा कर 6 अक्टूबर को हंगामा बर्पा कर दिया। मनीष भानुशाली दिल्ली में किससे मिल रहा था? मनीष भानुशाली गुजरात में किन मंत्रियों के साथ बैठा था? 28 तारीख तक मनीष भानुशाली गुजरात के मंत्रालय में क्या कर रहा था? 28 को फिर बंबई आता है, फिर 1 तारीख के दिन फिर गुजरात में मंत्रालय में जाकर राणा नाम के एक मंत्री है उनके साथ बैठक करता है, और 3 तारीख को छापेमारी में लोगों को गिरफ्तार करता है। ये सारे सवाल के जवाब हमें लगता है कि एनसीबी को देना पड़ेगा। एनसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दी कि 2 नहीं कुल 9 पंच थे और कानून में स्वतंत्र पंच का प्रावधान है, लेकिन क्या पंच को आरोपी को पकड़ने का अधिकार है? एनसीबी के पास इसका जवाब नहीं था। Small question you should take, sir. If anybody has any reservation, they are free to go to court, seek justice. We will reply to the court. No issues. Sir, but we just want a clarity about it, sir. That under which law, sir? So if you could give us a clarity, sir. Yes, sir. So how can a witness touch any accused, sir? Sir. अब उन्हीं 9 पंचों में से एक प्रभाकर सैल ने मामले में 25 करोड़ की डील का खुलासा कर समीर वानखेड़े को बैकफुट पर डाल दिया है। प्रभाकर उस दागदार पंच किरण गोसावी का बॉडीगार्ड है जो पुणे में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में फरार है। प्रभाकर के मुताबिक 2 अक्टूबर की रात उसके बॉस किरण गोसावी, सैम डिसोजा और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी के बीच परेल में उस डील के लिए बातचीत हुई थी। किरण गोसावी आर्यन खान के साथ एक गाड़ी में बैठे, साथ में एनसीबी के अधिकारी भी थे। ये सभी एनसीबी दफ्तर पहुंचे। बाद में मैं चलते चलते एनसीबी के दफ्तर के नीचे जाके रुका। लगभग रात 12:45 के आसपास मुझे किरण गोसावी का फोन आया, जिसमें उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े ने तुम्हें बुलाया है, बतौर गवाह तुम्हें पंचनामा पर साइन करना है। मैं ऊपर गया 3री मंजिल पर और मुझसे एनसीबी के अधिकारी ने कहा कि तुम्हें यहाँ दस्तखत करना है। उस समय समीर वानखेड़े वहाँ आए और उन्होंने वहाँ कहा कि इनका साइन लो जल्दी जल्दी। तब उनके अधिकारियों ने कहा कि साहब ये ब्लैंक पेपर है। कम से कम 9 से 10 पेपर पर मुझसे साइन लिया। उन्होंने मुझसे आधार कार्ड मांगा। मैंने कहा कि आधार कार्ड नहीं है मेरे पास।
इसलिए मैं तुम्हें वो व्हाट्सएप करता हूँ। उनके नंबर पे मैंने वो व्हाट्सएप किया। सर क्या कहेंगे एलिगेशन सर? एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक और भी कई आरोप लगा चुके हैं। उधर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। लॉकडाउन के टाइम पे ये जो आरोप लग रहे हैं बिल्कुल गलत आरोप है। आप भी देख सकते हैं कब गया है, हमारे हेडक्वार्टर्स ने एक प्रेस रिलीज भी इशू किया है, तो वो टाइम पे आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं लॉकडाउन था नहीं। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि इकोनॉमिक टिकट पे गया हूं मैं, और ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन इस पे देना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही घटिया आरोप है। मतलब ये है कि क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी केस अब ड्रग्स के खिलाफ एक सामान्य मामला नहीं बल्कि केंद्र और राज्य के बीच एक राजनीतिक लड़ाई का रूप ले चुका है, जिसमें एजेंसियां मोहरा बनी हुई हैं और बीच में पिस रहे हैं आर्यन, अरबाज और मुनमुन धमेचा जैसे युवा जो गलत समय पर गलत जगह मौजूद थे। अभी मामले की जांच चल रही है और मुकदमे का फैसला आने के बाद ही कोई निर्दोष या दोषी साबित होता है। लेकिन इस मामले में जिस तरह साजिश की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और व्हाट्सएप चैट को एक कथित जुर्म का आधार बनाया जा रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एनसीबी का दावा है कि अब तक पकड़े गए सभी 20 आरोपी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार 20 आरोपियों में से 4 से 5 ही ऐसे हैं जिनके नाम इन्फॉर्मर किरण गोसावी ने एजेंसी को दिए थे। 3 अक्टूबर को गिरफ्तार दिखाए गए 8 में से 4 आरोपी मोहक जायसवाल, स्मित सिंह, गोमित चोपड़ा और नुपुर सतीजा उन 20 संदिग्ध लोगों में से हैं जिनके नाम किरण और मनीष ने दिए थे, जबकि गोपाल जी आनंद, समीर सहगल, मानव सिंघल और भास्कर अरोड़ा कॉर्डिलियस शिप पर पार्टी आयोजित करने वाली इवेंट कंपनी से जुड़े हैं। यहाँ तक कि जिस मुनमुन धमेचा को आर्यन और अरबाज के साथ गिरफ्तार कर पहले दिन कोर्ट में पेश किया गया, वो भी इसके पहले कभी आर्यन या अरबाज को नहीं जानती थी। आर्यन खान के वकील सतीश माने सिंधे कोर्ट में ये कह चुके हैं कि आर्यन को क्रूज शिप में निमंत्रित किया गया था। एनसीपी नेता नवाब मलिक की माने तो आर्यन को क्रूज शिप में बुलाने के लिए दबाव डालने वाले कोई और नहीं बल्कि प्रतीक गाबा, ऋषभ सचदेव और आमिर फर्नीचर वाला थे। 2 अक्टूबर की रात में आर्यन और अरबाज के साथ इन तीनों को भी संदेह के आधार पर टर्मिनल से एनसीबी दफ्तर लाया गया था, लेकिन फिर छोड़ दिया गया। सवाल है, अगर वो 3 इस साजिश का हिस्सा नहीं थे तो अरबाज और आर्यन कैसे हो सकते हैं? सवाल यह भी है कि जब इन 5 का नाम इन्फॉर्मर की संदिग्ध लिस्ट में नहीं था तो फिर इनकी तलाशी क्यों ली गई? क्योंकि एनसीबी खुद कह चुकी है कि सूचना के मुताबिक वो 20 संदिग्धों की तलाश में गई थी। वैसे आर्यन और अरबाज के लीक हुए पंचनामे में लिखा गया है कि अरबाज के हाव भाव पर शक होने की वजह से उसकी जांच की गई। उसके जूते से 5 ग्राम चरस मिलने के बाद आर्यन की भी तलाशी ली गई। आर्यन के पास ड्रग्स तो नहीं मिला, लेकिन उसके व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स से जुड़ी बातचीत मिली। एनसीबी के मुताबिक आर्यन के मोबाइल फोन से मिले ड्रग्स से जुड़े व्हाट्सएप चैट उसके खिलाफ एक अहम सबूत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि सिर्फ चैट के आधार पर किसी को दोषी नहीं साबित किया जा सकता, उसके लिए कोरोबोरेटिव सबूत भी होने चाहिए। नहीं, व्हाट्सएप चैट सबूत के मामले में नहीं माना जाता है। हाँ, लेकिन उसको आप अगर एकदम कुछ स्ट्रॉन्ग चीज अगर रिकॉर्ड पे आ जाए, कोई फोटो, कोई सब्सटेंस, कोई एविडेंस अगर आ गया, देन इट कैन बी कंसिडर्ड। यहाँ पे मेयर चैट्स की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि कोई ड्रग्स का फोटो खींच कर किसी को भेजा हुआ है और बोल रहा है कि ये चाहिए क्या। ये अगर होता तो आज हम शायद इस चीज में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। वैसे धारा 67 के तहत दिया बयान भी अब सबूत नहीं माना जाता है जब तक कि उससे कोरोबोरेट करते हुए कोई और सबूत नहीं होते हैं। इस लिहाज से आर्यन ड्रग्स लेता है ये साबित करना भी एनसीबी के लिए मुश्किल होगा। इस बीच मामले में एक नया मोड़ आ गया है। एनसीबी का एक अहम गवाह और धोखाधड़ी के आरोप में फरार किरण गोसावी ने एनडीटीवी को बताया कि वो लखनऊ पुलिस के सामने समर्पण करने जा रहा है। गोसावी ने बताया कि जब से उसका नाम सामने आया है तब से उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं और अपनी जान बचाने के लिए वो भागा फिर रहा है। मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हिंदी प्रदेश के नौजवानों और व्हाट्सएप के रिटायर्ड अंकिलों की योग्यता के अनुसार 2 खबरें हैं। भोपाल में बजरंग दल वाले तय करने लगे हैं कि प्रकाश झा किस तरह की सीरियल बनाएं और बेंगलुरु में चर्च पर हमला होने लगा है। इन 2 खबरों को लेकर हिंदी प्रदेश के नौजवान काफी व्यस्त हो सकते हैं और 118 रुपए लीटर पेट्रोल भरा सकते हैं। हिंदुओं की
की आस्था के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। भोपाल में पुरानी जेल में वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। प्रकाश झा के साथ झूमाझटकी हुई। वैनिटी वैन समेत 5 गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। बाद में पुलिस ने हंगामा करने वालों को खदेड़ा। हंगामा करने वालों की मांग थी वेब सीरीज का नाम बदला जाए। भोपाल की धरती पर आकर के वो अपनी फिल्म बना लेगा। बजरंग दल चैलेंज करता है, इस फिल्म को बनने नहीं देंगे। अभी केवल प्रकाश झा का मुंह काला खड़ा है, भाभी देओल को ढूंढ रहा है। अपने भाई से सीखे कुछ। सोमवार सुबह शूटिंग जारी रही। पुलिसकर्मी पूरे रास्ते भर तैनात थे। हालांकि गृह मंत्री भी हुड़दंगियों के सुर में सुर मिलाते नजर आए। हमारी भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य फिल्माते क्यों हो, और हिम्मत है तो किसी दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला कोई दृश्य क्यों नहीं फिल्माते हो। आश्रम वाले मामले में भी हम एक स्थायी गाइडलाइन जारी करने वाले हैं कि आपत्तिजनक अगर कोई सीन है या किसी धर्म की भावना को आहत करने वाले कोई सीन अगर आपकी स्टोरी में है तो पहले प्रशासन को वो स्टोरी दें और अनुमति लें, उसके बाद ही वो फिल्मांकन करें। क्यों आश्रम नाम क्यों, और किसी दूसरे का रख के दिखाओ, समझ में आएगा फिर। कांग्रेस का आरोप है ऐसी घटनाएं सरकार के संरक्षण में हो रही हैं। सरकार के संरक्षण में तो हो रहा है, नहीं तो किसकी हिम्मत है कि क्रू मेंबर को दौड़ा कर पीटे, निर्देशक पे शाही फेंक दे और पुलिस की मौजूदगी में करे, वाहनों में तोड़फोड़ कर दे। इस पूरे मामले में फिलहाल प्रकाश झा ने ना तो पुलिस में शिकायत की है, न ही मीडिया में अपना पक्ष रखा है। आश्रम के अभिनेता बॉबी देओल के पिता भाई सत्तारूढ़ दल के नेता हैं। खैर, सुटेबल बॉय को लेकर जो विवाद हुआ था उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने दिशा निर्देश बनाने की बात कही थी। उसका क्या हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन अब आश्रम के बाद वापस से ऐसी ही बात चल रही है, यानी सेंसर बोर्ड से पहले जिले के बाबू कहानी पर कैंची चलाएंगे। दुखद उन मंत्रियों का रवैया भी है जो अपने बयानों से किसी खास धर्म या संप्रदाय के नुमाइंदे नजर आते हैं, पूरे राज्य के नहीं। दुखद उन फिल्मकारों का रवैया भी है जो अपने फिल्मों के जरिए तो क्रांति की बात करते हैं, लेकिन अपने ऊपर हुए जुल्म की शिकायत तक दर्ज कराने नहीं आते। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।